नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और अगला हफ्ता बजट का है। और बजट से पहले बाजार में पैनिक, डर, दबाव, ये सब देखने को मिल रहा है। आज जो इंट्राडे लो देखने को मिला वो था 24,595 का, और उन्हीं स्तरों के इर्द गिर्द बाजार इस समय ट्रेड करता हुआ 24,603। ये किस तरीके का इशारा बाजार में बजट के पहले मिल रहा है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे आप नज़र डालेंगे तब आपको लगेगा कि कितना गहरा दबाव है। 2109 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जो कि दबाव दिखा रहे हैं, और महज 450 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। तो पूरी तरीके से अगर आईटी क्षेत्र को छोड़ दें तो हम देख रहे हैं कि चौतरफा जो है वो इस समय दबाव देखने को मिल रहा है। चाहे अगर हम मेटल की बात करें, पीएसयू की बात करें, डिफेंस की बात करें, हर तरफ दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बाजार में ये एक बड़ी गिरावट के संकेत हैं, या फिर इसे एक हेल्दी करेक्शन माने, या फिर इसे एक हम सामान्य मुनाफा वसूली माने? इन्हीं तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। और आज का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि ये बजट के ठीक पहले का कार्यक्रम है। तो ऐसे में अगले हफ्ते जब बजट आएगा मंगलवार को, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये आज ही तय कर लीजिए। इस पर बातचीत करने के लिए आज के खास मेहमान से हम आपको रूबरू कराते हैं। शरद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के विशेष मेहमान के तौर पर। सर, अगले हफ्ते बजट है और आपकी ड्रेस काफ़ी शानदार है सर, तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप जो है, इससे पहले कि हमारे दर्शकों की तरफ से टिप्पणियाँ आए, मुझे लगा कि मुझे ही प्रशंसा कर देनी चाहिए आपकी। लेकिन आपसे क्या, आप कैसे देख रहे हैं सर? अगला हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने बातचीत की। अब बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है, और ख़ास तौर से वो शेयर जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। क्या रणनीति होनी चाहिए? आपने भी कहा था थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली करने के लिए। अभी जिन लोगों ने मुनाफा वसूली नहीं की है उनके लिए आपकी सलाह क्या हो? विपुल जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए सर, आपके शो में आते ही आदमी अपने आप अच्छा लगने लगता है, तो अरे सर, क्योंकि ये तो बड़प्पन है आपका। दर्शकों का आपके प्यार है, जी तो उससे जो भी आता है वो अपने आप ही चमकने लगता है। सर देखिए, पहले भी मैंने ये बात शेयर की है कि अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स को आप जरूर ट्रैक करते हैं। इंडेक्स इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द ब्रॉडर अदर इंडाइसेस, 17-18 ब्रॉडर सेक्टर्स। तो देखिए, 80% के लगभग लॉन्ग एफआईआई का बना हुआ है इंडेक्स में। और पहले भी हिस्टोरिकली मैंने जब कभी आपके शो में आया हूं, मैं पिछले 3-4 बार से शेयर कर रहा हूं कि जी 88%, 92% के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग होती है। और अगर आप देखेंगे तो अब आप देखिए, अगर आप 80% लॉन्ग पे हैं तो ऊपर 8 से 10% का अपसाइड है, और नीचे 50%, 30% तक का डाउन साइड है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है। मतलब 1 रुपए के रिस्क पे 1 रुपए के रिवॉर्ड पे 3 रुपए का रिस्क है। तो अब आप समझिए। और ब्रॉडर सेक्टर्स में अगर आप देखें, भले ही आप डिफेंस में रहें, अगर डिफेंस सर्विस स्पेस में रहें, रेलवेज में रहें, कैपिटल ब्रॉडर कैपिटल गुड्स में रहें, या अगर आप मान लीजिए दूसरे सेक्टर्स में बने हुए हैं, ऑटोज में आप देखिए, कहीं ना कहीं मेटल्स में देखिए, कैपिटल गुड सेगमेंट में देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो काफी जो स्टॉक्स में वैल्यूएशंस हाई हैं। मैं बिल्कुल जी हमेशा कहता रहा हूं, जब कभी आपके शो में मुझे मौका मिला है, कि जहां वैल्यूएशंस हाई हैं वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिए। क्योंकि हम लोग एक इवेंट के आसपास हैं, वो इवेंट निकल जाए आपको, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपका लंबा दायरा है, अगर आप 3 से 5 साल के लिए बने हुए हैं, तो जरूर आप बने रहें। चॉपीनेस रहेगी बाजार में, लेकिन ऑर्डर बुक जहां स्ट्रांग है, भले ही डिफेंस देखें, भले ही आप रेलवेज देखें, कैपिटल गुड सेगमेंट में देखें, तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, तो लंबे समय में रिटर्न्स बनते रहेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि 80% लॉन्ग के आसपास है। देखिए, मई के आसपास से मैं लगातार शेयर कर रहा हूं कि आप आईटी में जरूर एक बार अपनी पोजीशन बनाएं। क्योंकि अगर आप यूएस को देखें तो ये कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो रहा था, कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा मई का बहुत स्ट्रांग था। अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सबड्यूड हो रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की तरफ हम जा रहे थे, इंटरेस्ट रेट घटने की तरफ कहीं ना कहीं यूएस फेड डिसीजन लेने जा रहा था। और अभी भी हो सकता है सितंबर क्वार्टर से 98% कंसेंसस है कि इंटरेस्ट रेट घटते हुए दिखाई दे। और देखिए, जी मैग्निफिकेंट जो टॉप 7 स्टॉक्स हैं, जिनको मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है, वहां से धीरे धीरे लिक्विडिटी निकल करके एनर्जी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी वगैरह में यूएस में आने लगी है। और देखिए, अगर आप इंडिया में भी टीसीएस और इन्फोसिस वगैरह के नंबर्स देखें, तो बीएफएसआई सेगमेंट में अच्छी ऑर्डर बुक आई है।
आप देखिए इन्फोसिस ने एक 3.6% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ टॉप लाइन में दिखाया, रेवेन्यू में मार्जिन करीब 21% का है और आगे का गाइडेंस भी अच्छा है। जी। कहने का मतलब ये है, देखिए लिक्विडिटी फ्लो हो रही है आईटी में, वहां बने रहे। और जहां तक निफ्टी का सवाल है, मुझे याद पड़ता है विपुल जी, ये जी। 24,151 के सपोर्ट से मैंने 24,900 का टारगेट दिया था, उसी के आसपास है। लेकिन जी। अभी भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात जरूर मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, देखिए बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा देखने को मिला है इस साल में कि जो जी। डिपॉजिट ग्रोथ है उसके मुकाबले क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है। अगर आप क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखेंगे, जी। वो करीब 18% के आसपास है। जी। तो ये चीजें मेजरली एचडीएफसी बैंक से निकल के आई, जहां पर कि डिपॉजिट्स के मुकाबले जब रिवर्स मर्जर हुआ तो वहां पर एक बड़ी बुक आई जी। है लोन की। तो जी। देखिए बैंक निफ्टी इसलिए कहीं ना कहीं आप देखिए रेंज बाउंड हो गया है। बैंक निफ्टी में मैंने पहले भी कहा था, जब तक 52,700 का कॉल राइटर पोजीशन ना काटे विपुल जी, पोजीशन मत बनाएगा। लास्ट टाइम भी मैं बोल करके गया था, अभी जी। भी मैं वो बोल रहा हूं। लेकिन निफ्टी में चूंकि निफ्टी आईटी का सपोर्ट है, तो जी। मैं मान के चलता हूं जब तक 24,500 10 डे हम्म। ना टूटे जी। कन्विंसिंगली, अपनी इंडेक्स की और बड़े पोजीशंस की के में आप अपना प्रॉफिट बुक मत कीजिए। लेकिन जहां वैल्यूएशंस महंगे ठीक। हैं जी वहां सर। जरूर सर प्रॉफिट बुक कीजिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और सर मैं बार बार इसलिए जी बोला था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आपसे प्रेम करते हैं और इतने सारे सवाल आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दर्शकों के सवाल छूट जाएं। और इस समय अभी आपका उत्तर ख़त्म होते होते 950 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जो है यूट्यूब के माध्यम से खाली जुड़े हुए हैं। इसके अलावा फेसबुक पे और हमारे मनी 9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। और पहला प्रश्न लेते हैं सतीवती देवी जी का, और ये कह रही हैं, नमस्कार विपुल जी, मैं गृहिणी हूँ और रोज़ाना आपका शो देखती हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम देखती हैं। करिए, आज मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल ले लिया गया है। जीएमआर इंफ्रा के ऊपर इनका प्रश्न है। 100 शेयर इन्होंने 85 रुपये के भाव पर लिया है। कह रही कि मैं क्या मुझे करना चाहिए और मैं 1 साल तक होल्ड कर सकती हूँ। जीएमआर इंफ्रा के अगर हम शेयर पर नज़र डालें तो इसके लिए एक बड़ी रुकावट वो 100 रुपये की लगातार बनी हुई है, और ऐसा लग रहा था इस बार शायद उस रुकावट को ये पार करेगा, लेकिन हो नहीं पाया बाजार के दबाव की वजह से। पिछले 1 महीने में करीब 5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी राय क्या रहेगी? फंडामेंटली कोई बड़ी खराबी नहीं नज़र आ रही, लेकिन शेयर चल भी नहीं रहा है सर। देखिए अगर आप इंडस्ट्री ट्रेंड को देखेंगे तो जो आउटबाउंड ट्रैवल है इंडिया का करीब 11 से 12% कैगर से साल दर साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे तो मार्केट शेयर भी जो इंडियन कैरियर्स का है वो इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जेएमआर इंफ्रा के लिए पॉजिटिव रहने वाली है। अगर आप लास्ट क्वार्टर में भी देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इनकम में 30% वाईओवाई की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो देखिए अच्छे शेयर है, बने रहिए। मुझे याद पड़ता है विपुल जी, मैं इसको करीब 35-40 रुपए से रिकमेंड कर रहा हूँ 120 रुपए के टारगेट के लिए। तो टारगेट लंबा है लेकिन बेस थोड़ा डीप है। मुझे लगता है 85 रुपीज के आसपास इसका कहीं ना कहीं बेस है। तो अगर 85 के नीचे जाए तो जरूर आप अपनी पोजीशन काटिए। अगर चॉपीनेस भी रहती है और निफ्टी में 21,800 का लेवल जो कि बेस बना हुआ था, जहां से हमने ऊपर की तरफ ट्रेजेक्टरी देखी थी, अगर वो टूटता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो कि ऐसे चांस है नहीं, तो ये आपको 80-85 के आसपास कहीं ना कहीं मिलेगा। थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा व्यू रखिए इसमें। मुझे लगता है कि अगर आप मार्च तक का व्यू रखेंगे तो आपको 120 तक के भाव जेएमआर एयरपोर्ट में देखते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये आपके लिए, आप सभी दर्शकों के लिए जिनका सवाल जी हमारे इंफ्रा पे है और जो लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए शरद जी की राय निकल करके आती हुई। और निवान शिवा के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और इनका प्रश्न आया है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, एक रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जिस पर कि अब आजकल लगातार सवाल आ रहे हैं क्योंकि अब शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। इनका सवाल है कि इन्होंने 1940 रुपये के भाव पर कोचिन शिपयार्ड लिया हुआ है। नज़रिया इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे मुनाफे में है ये। 2549 का भाव अभी देखने को मिल रहा है सर, और इन्होंने 1940 पे लिया हुआ है। अब नज़रिया हमें नहीं पता, ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हायर लेवल पे भी लिया है। ऊपरी लेवल से अब फिसलते हुए शेयर तमाम दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी शानदार रैली रही है पिछले 6 महीने में, 190-192% का रिटर्न। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन, आपकी सलाह क्या रहेगी कोचिन शिपयार्ड पे? देखिए आप ये भी मान करके चलिए कि जिस तरह का इसका बिजनेस है, आने वाले समय में ऑर्डर बुक ऑलरेडी कहीं ना कहीं काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। अगर आप पैट में देखें 156% की वाईओवाई ग्रोथ हमें देखने को मिली है। हाईएस्ट टर्नओवर और फाइनेंशियल ईयर 24 में इस कंपनी ने क्लॉक किया है। थोड़ा सा महंगा है। देखिए अगर आप पहले भी देखिए, मैं इस चीज को शेयर कर चुका हूँ, 82 का प्राइस टू अर्निंग है।
काफी न्यूज इसके अंदर डिस्काउंटेड है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कहां तक जाएगा, हो सकता है गिर करके कहीं 2100-2200 रुपए के लेवल पर सेटल हो जाए। तो अगर आपका लंबा नजरिया है, 1.5-2 साल का नजरिया है, बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है पोजिशनली आप लेके चलेंगे तो 4000 के लेवल भी आपको 1.5 से 2 साल में दिखाई देंगे। पहले भी विपुल जी मैं ये व्यूज के अंदर शेयर कर चुका हूं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, एग्जिट कर जाइए। 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसके बाद दोबारा ऊपर चलना शुरू करे 2650 का लेवल पकड़ लीजिए। जैसे 2650 के ऊपर चढ़ना शुरू करे, 2550 के स्टॉप लॉस से दोबारा पकड़ लीजिए। तो अभी एग्जिट कर जाइए। अगर आप, मुझे नहीं पता किस भाव पे आपने खरीदा है, बट मैं ये मान 1940 के पे चल रहा हूँ, 1940 पे लिए हैं सर इन्होंने। अगर आपने 1940 पे खरीदा है सर, बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि गिर करके कहीं 2000 के आसपास आ जाए आपको मजा नहीं आएगा। तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 2650 के ऊपर सस्टेन करें, दोबारा कर लीजिएगा 2550 के स्टॉप लॉस से। फिर अगर एक बार निफ्टी सस्टेन होता है ऊपर की तरफ, दोबारा आपको हो सकता है 3200 के भाव देखने को मिले। जी, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, मुनाफा बुक करते रहिए, ये शरद जी पहले भी लगातार कह रहे थे और अब बहुत लोग ने इस पर टिप्पणियां भी की। अलग अलग मेहमानों के माध्यम से मैं तो सारी टिप्पणियां पढ़ता हूं कि सब लोग नेगेटिव क्यों हो गए हैं और सब लोग सेल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनको खरीदना। ऐसा नहीं है, आपके बारे में सोच करके समझ करके ये राय दी जाती है। जब आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है, जब आपने अगर सही टाइम पे बाय किया है, तो एक समय तो आप ऐसा आएगा कि आप मुनाफा बुक करेंगे। आरबीएनएल जैसे शेयर काफ़ी चल चुके, तो ऐसे में अगर आपको कहा जा रहा है मुनाफा बुक करने के लिए, तो बुक कर लीजिए। हो सकता है वहाँ से 2-4 10 रुपये 50 रुपये और चल जाए, लेकिन बिल्कुल पीक पे आप बेच नहीं सकते हैं और बिल्कुल बॉटम पे खरीद नहीं सकते हैं। तो सतर्क रह करके एक्सपर्ट की सुन के रणनीति बनाएंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और इनका प्रश्न लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, बैंकों पे भी आप टिप्पणी कर रहे थे सर, और यहाँ पर राजीव कोहली जी हैं। राजीव जी कह रहे हैं, विपुल जी मेरे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 500 शेयर हैं और 50 रुपये की एवरेज जिससे इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं 1 से 2 साल का नज़रिया है, कृपया बताएं क्या किया जाए, एवरेज किया जाए या फिर लॉस में एक बार के लिए निकल जाए। बैंकों को लेकर के अभी भी कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है और इन्होंने तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश किया है। क्या आपकी टिप्पणी रहेगी? 50 के भाव पर लिए हुए हैं और 7 रुपये का नुकसान है, क्या ऐसे ही पड़े रहने दें या एवरेज करने की सलाह आप यहाँ पर देंगे इनको? जी, देखिए, अगर आप ऑपरेशनली देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बुरा नहीं था। अगर आप लास्ट क्वार्टर में भी देखें तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग नोट पर फाइनेंशियल्स क्लॉक हुए हैं। ग्रॉस लोन बुक कहीं ना कहीं 24% वाईओवाई, 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई दी, और अगले साल में भी मैनेजमेंट का मानना है कि लोन बुक करीब 20 से 25% बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो करीब 9% के आसपास, और आरओई करीब 22% के आसपास दिखाई देगा। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का व्यू। लेकिन आप ये समझिए, बाजार इस लेवल पे खड़ा है। मैं दर्शकों को आपके माध्यम से विपुल जी बताना चाहता हूं, देखिए इंडेक्स को एप करते हैं स्टॉक्स, और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आ सकती है। आप क्या करें उज्जीवन में? अभी तो अगर आप बने हुए हैं तो आप ये मान करके चलें कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में, तो ये हो सकता है 38 रुपए तक गिरता हुआ आपको दिखाई दे। बुलिशनेस कब आएगी? जैसे ये 45 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा सर किसी भी वीक में, इसके बाद इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। ये ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 50 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मुझे पता है लोगों को प्रॉफिट बुक करना या एग्जिट करना पसंद नहीं होता है, बट ये मान के चलिए अगर आप ट्रेडिंग के व्यू से आए हैं, आप पोजिशनल या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो कहीं ना कहीं सर आपको पोजीशन काटनी पड़ेगी। जैसा विपुल जी ने बोला, सबसे ऊपर पोजीशन नहीं कटेगी, सबसे नीचे खरीद नहीं पाएंगे। तो सर यहाँ पर क्या है, नीचे जाने का डर है, 38 रुपए तक गिरावट हो सकती है। थोड़ा भी बैंक निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग आती है, आप चाहें तो एक छोटा स्टॉप लॉस डाल लें, कहीं ना कहीं 40 रुपए के आसपास, उसके नीचे जाए काट ले पोजीशन। 45 रुपए के ऊपर चलेगा तभी स्ट्रेंथ आएगी। बिल्कुल, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, अब हमारे साथ दामोदर जी जुड़ चुके हैं और ये महाराष्ट्र से हैं। दामोदर जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। कैसे हैं दामोदर जी? कहाँ से बोल रहे हैं महाराष्ट्र से? अकोला सर, अकोला जिला। ओ, अकोला से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सर और क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने सर महाराष्ट्र बैंक के 100 शेयर लिए सर 69 के प्राइस पर, और अच्छा। पंजाब बैंक सिंध के 60 शेयर लिए 66 के प्राइस पर। बैंक तो ऑफ क्या महाराष्ट्र करें के 100 शेयर आपने लिए हुए हैं? जी जी। किस रेट पे बताया आपने? और पंजाब बैंक सिंध के 60 शेयर लिए सर 66 के इस पर। चलिए, दोनों बैंक ही, पंजाब एंड सिंध बैंक लिया हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने 69 पे लिया हुआ है, 3 रुपए के नुकसान पे है। और क्या नज़रिया क्या है सर आपका? शॉर्ट टर्म सर। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो कोई ना कोई स्टॉप लॉस लगा करके रखना चाहिए। पंजाब एंड सिंध बैंक 65 पे चल रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 66 पे चल रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3 रुपए का नुकसान आपको हो रहा है। पूछते हैं यहाँ पर क्या संभावनाएं निकल करके आ रही हैं।
बैंकों में एक अच्छा मोमेंटम रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से 2-4 महीनों से सेंटीमेंट उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। सर, एक और बैंक, दो और बैंक आ गए हैं आपकी जो है सवाल पूछने के लिए। एक पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों में इनको थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा है। आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, अगर आप पंजाब एंड सिंध बैंक को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक को आने वाले समय में भी लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ 10 से 12% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रहेगी, जो एमएसएमई और रिटेल सेगमेंट से कहीं ना कहीं ड्राइव होगी। और अगर आप ऑपरेशनली भी देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। नॉन अगर आप कोर इनकम देखें, कहीं ना कहीं 21% के रेट से ग्रो होती हुई दिखाई दी है। सिमिलरली अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखें तो देखिए, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी बहुत अच्छा रहा है। पहले भी कई बार मैं इस स्टॉक को शेयर कर चुका हूं लंबी अवधि के लिए। तो अगर देखिए आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो आप ये मान करके चलिए सर कि एक बेस बना हुआ है 63 रुपए का। 63 रुपीज के नीचे कहीं सस्टेन करे, वीकली बेसिस पर फ्राइडे को पोजीशन काट लीजिएगा, तब तक बने रहिए। स्ट्रेंथ कब आएगी? स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 70 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा। तो 70 रुपए के ऊपर चले, बिल्कुल होल्ड करिए, अगला टारगेट कहीं 85 रुपए का आएगा। लेकिन 63 पर आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, फ्राइडे टू फ्राइडे देखिएगा। जी। सिमिलरली पंजाब एंड सिंध बैंक में आप देखिएगा 57 रुपए, 57 रुपीज पे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। फ्राइडे को देखिएगा, फ्राइडे टू फ्राइडे अगर 57 के नीचे क्लोज हो जाए, पोजीशन काट लीजिएगा। चॉपीनेस रह सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ी चॉपीनेस है। स्ट्रेंथ कब आएगी? स्ट्रेंथ आएगी जैसे ये 67 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 67 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो आपको कहीं 78 और ऊपर की तरफ 90 रुपीज के टारगेट भी मिलेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, पोजिशनली अगर आप साल 1.5 साल का व्यू देते हैं तो दोनों ही बैंक में मैं पॉजिटिव हूं, मुझे ऊपर का दायरा दिखता है। लेकिन बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट अगर आप देखें, जैसा मैंने डिस्कस किया कि ओवरऑल बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट ग्रोथ म्यूटेड है। क्रेडिट ग्रोथ एक अच्छी चीज है, क्रेडिट टू डिपॉजिट ग्रोथ 80% के लेवल पर है। कहीं ना कहीं डिस्कंफर्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, इस वजह से बैंक निफ्टी चल नहीं रहा है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए तो जो लेवल्स मैंने बोले वहां आप पोजीशन काट दीजिएगा, अगर नहीं लेवल आता है तो बने रहिए। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में खाली यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कि हमें लाइव देख रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, मनी 9 के ऐप पर देख रहे हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी लोगों से निवेदन है, जितना हो सके मनी 9 के इस कार्यक्रम को, इसके लिंक को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन बजट को लेकर के, मार्केट को लेकर के लोगों के बीच फैल रही है, वो कम से कम फैले, और लोग जो है शेयर बाज़ार के माध्यम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। तो आगे आप मनी 9 के परिवार को और विस्तृत करने में हमारी मदद करें। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आया है एनटीपीसी को लेकर के। हमारे एक दर्शक जो है वो राजेश जाट जी हैं, कह रहे हैं 368 पे बाई किया हुआ है, होल्ड करें या फिर बेच दें। पीएसयू पावर कंपनियों पे अलग से आपकी टिप्पणी एक चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि और भी बहुत सारे सवाल आए हैं। एनटीपीसी पे तो सवाल इन्होंने किया हुआ है, राजेश जी ने, लेकिन एनएचपीसी हो, एसजेवीएन हो, क्या व्यू होना चाहिए अब सर? क्या पावर शेयरों की स्टोरी अब लग रहा है कि आपको थक गई है, समाप्त हो गई है, या आपको लगता है कि अभी भी चुनिंदा शेयर ऐसे हैं जहां पर एंट्री की जा सकती है? इरिडा में 2 दिन के अंदर हमने जिस तरह का करेक्शन देखा, बहुत लोगों के अंदर जो है घबराहट भी रही, कुछ लोग अभी भी खरीद रहे हैं। क्या सलाह रहेगी इन 2-4 कंपनियों पे जिस पे बहुत सवाल आते हैं, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एसजेवीएन और इरिडा? अगर आप इस पर अगर 2-4 मिनट दे दें तो मुझे लगता है कि हम लोगों को थंब लगाने में भी काफ़ी आसानी होगी। देखिए, मैं हमेशा इस बात को जिक्र करता रहा हूं, पावर सेक्टर के ऊपर आप ये समझे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चल रहे हैं 2021-22 के बाद से। और यहां पर क्या है, अभी भी आप अगर देखें तो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इसी को कंपेयर करें रेलवे से या आप एरोस्पेस एंड डिफेंस से, तो यहाँ पर उतना महंगा सामान अभी भी नहीं है। यहाँ पर अभी भी स्टॉक्स काफी चीप वैल्यूएशंस पे हैं। अगर आप एनटीपीसी को देखें, 17 का प्राइस टू अर्निंग्स है। अगर आप पावर ग्रिड को देखें तो 19 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी डिविडेंड डील यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप कहीं ना कहीं क्वार्टरली प्रॉफिट भी देखें तो वहां कोई बहुत बड़ा वेरिएंस नहीं देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आप जेएसडब्ल्यू को, अगर आप इस यहाँ पर दूसरे स्टॉक्स को देखें तो अडानी पावर को देखें तो 12 के प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर थोड़ा सा महंगा है, 40 के प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। तो सिमिलरली अगर आप देखें एसजेवीएन को देखें या दूसरे स्टॉक्स को देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी कंफर्ट बनता है।
अब दिक्कत क्या होगी, देखिए चॉपीनेस रहेगी। मैं लगातार देखिए एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ विपुल जी दर्शकों को बोल रहा हूँ, शायद उनको मेरी बात पसंद नहीं भी आएगी, फिर भी मेरा काम है बताना। बिल्कुल सर। देखिए इंडेक्स के, अगर आप इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे सर, इंडेक्स में क्या होगा, 80-85% के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जो स्टॉक्स अच्छे भी होंगे, जहां बने हुए हैं, जो सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक है, मैं अभी यहाँ पर डिफेंस की बात और रेलवेज की बात नहीं कर रहा हूं सर, वो ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, बट स्टॉक्स काफी महंगे हो गए हैं। तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड भी उसको कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो से हटा रहे हैं, तो वहां पर देखिए आपको गिरावट दिख सकती है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, एक लेवल पे पोजीशन काटेगा, और इसके बाद जैसे ही उस लेवल के ऊपर चलना शुरू करेगा, वो तुरंत उसको दोबारा बाय करेगा जब वो सस्टेन करेगा स्टॉक, क्योंकि उसको पता है लॉन्ग टर्म में स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो उसी तरह से आप देखिए पावर कंपनीज पे कृपया आप बने रहें। अगर आप लंबा दायरा रखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं पावर सेक्टर हो गया, इसके अलावा एरोस्पेस डिफेंस हो गया, इसके अलावा रेलवेज हो गया, ये स्ट्रक्चरल स्टोरीज हैं, ये जीडीपी ग्रोथ में काउंट कर रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जीडीपी का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है, और ये सारी ऑर्डर बुक मेजरली गवर्नमेंट ऑर्डर बुक है। तो सर ऐसी कंडीशन में समझिए लॉन्ग टर्म स्टोरी, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंटैक्ट है, मार्जिन लंबे समय में बने रहेंगे। तो आप ट्रेडर बनेंगे अगर इन स्टॉक्स में, तो कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे। एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाइए जो इन्वेस्टमेंट का हो, जिसमें पावर, जिसमें डिफेंस, जिसमें रेलवेज हो, उसको आप लेकर के छोड़ दीजिए सर, और बने रहिए। वो आपको 3-4 साल में, 5 साल में ज्यादा फायदा देगा। ट्रेडिंग के लिए आपके पास दूसरे सेक्टर्स हैं, आपका एफएमसीजी है, आपका बैंकिंग है, फाइनेंशियल्स है, ऑटो है, वहां पर आप ट्रेडिंग करिए सर। ये जो जहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, जहां आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन होंगे, प्लीज इन लोगों को, इन स्टॉक्स को, इन सेक्टर्स को ट्रेड मत कीजिए। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि भारत की अगर ग्रोथ होगी तो उसमें का जो है निश्चित रूप से इनका बड़ा योगदान होना होना है, और इस क्षेत्र में लगातार जो है कामकाज चल रहा है। लंबी अवधि का नज़रिया है, इनको लेकर के अगर आपके पास है तो छोड़ दीजिए, ये आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न देंगे। हाँ, अगर आपका ट्रेडिंग का नज़रिया है तो दूसरे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर कि जो है आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए ये पी और वैल्यूएशन को लेकर के ये हमने लगातार हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, आप भी खुद अध्ययन कर सकते हैं इसके माध्यम से कि अभी किस तरह की वैल्यूएशन और किस तरह की पी रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी रैली आ चुकी है, लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप बने रहें। इनमें से आपकी फेवरेट पिक कौन सी होगी सर, अभी अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो? जी तो एक देखिए बार फिर से अगर स्क्रीन पर आप, लिखा दीजिए। जी। जी 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 जी, तो देखिए अगर अगर आप देखिए कहीं ना कहीं एसजेवीएन को कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूं, इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ है अभी। 142 का स्टॉक है, और उस तरह की वीकनेस नहीं है। अगर पिछले 2 वीक में देखें तो डिसेंट बेस कहीं ना कहीं 130 के आसपास बना है। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये चॉपीनेस बाजार में जो है, इसको डिस्काउंट करके स्टॉक ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 170 और 200 रुपए के भाव तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक स्टॉक और मैं जरूर, अगर आप विपुल जी अलाउ करेंगे तो मैं इन्वेस्टर्स को, आपके दर्शकों को शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल शिपिंग सर, बिल्कुल। कॉर्पोरेशन। जी जी, बिल्कुल बताइए देखिए सर। सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन मुझे याद पड़ता है कई बार डिस्कस हुआ है। आप देखिए अगर आप ट्रेड का बिजनेस देखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडिया का बिजनेस देखेंगे, तो जो फ्रेट्स हैं, उसके अंदर देखिए 1% इंडिया का मार्केट शेयर है, लगभग $85 बिलियन का एक्सपेंडिचर है फ्रेट चार्जेस का, जिसमें से $60-70 बिलियन चाइना के पास जाता है। तो जी। आने वाले 10 साल में गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि 1,000 के लगभग वेसल्स होने चाहिए हमारे पास, शिप्स होने चाहिए। इस पर्टिकुलर ट्रेड, आप देखिए जिस तरह का ट्रैक्शन आपने एचएएल में देखा, जिस तरह का ट्रैक्शन आपने मझगांव डॉक में देखा, देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी अपने पास कहीं ना कहीं नजरिया बना के रखिए। अगर लंबी अवधि में सर इस स्टॉक को आप लेकर के चलेंगे, जी मुझे लगता है शायद ये स्टॉक 3,000 का भी हो जाए अगले 5 साल में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर, अभी आपने शिपिंग कॉरपोरेशन पे बातचीत की है, और देव गुप्ता जी ने बहुत देर पहले से बेचारे प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन, इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं 365 पे 2 महीने के लिए। कह रहे हैं कि क्या किया जाए, नुकसान में हैं, बने रहें या फिर निकल जाएं। लेकिन ये आपका सवाल हम लेंगे देव गुप्ता जी, लेकिन चूंकि ऐसे क्षेत्र की बात की हुई है, उसी से जुड़ा एक और सवाल हमारे साथ श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। उनका प्रश्न लेते हैं और फिर डिफेंस, सत्यम माफ़ कीजिएगा, और फिर डिफेंस शेयरों में थोड़ा और डिटेल में बातचीत करते हैं, क्योंकि आज शरद जी से उन तमाम शेयरों पर बात करेंगे जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है, जहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। तो सत्यम जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सत्यम जी? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? हम बहुत शानदार हैं सर, जब आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए। बताइए क्या सवाल है आपका?
सर हमारे पास BEL के शेयर हैं 266 के रेट पर, क्या करना चाहिए? 266 पे आपने लिए हुए हैं, 308 का रेट है, प्रॉफिट में हैं आप। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 1-1.5 साल का नजरिया है। 1-2 साल का नज़रिया। हाँ, मतलब सवाल इसलिए ये पूछना आवश्यक है कि बहुत लोगों को ये सवाल इसलिए शेयर उन्होंने लिए हुए थे कि बजट पे निकल जाएंगे। तो बजट पे निकलने का वक्त जिनको निकलना है वो अभी भी निकल सकते हैं, और थोड़ा और पहले निकल जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन आप 1-2 साल रुक सकते हैं। सर, 2 प्रश्न आ गए हैं आपके लिए। एक तो BEL और दूसरा शिपिंग कॉरपोरेशन पे आप टिप्पणी अभी कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा और मैं चाहूँगा कि अगर आप विस्तार पूर्वक बता पाएँ कि डिफेंस क्षेत्रों को लेकर के जो हमारे दर्शकों के सवाल लगातार आ रहे हैं उस पर क्या स्ट्रेटजी रहेगी। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये डिफेंस कंपनियों की वैल्यूएशन किस तरीके से देखने को मिल रही है। कोचिन शिपयार्ड पर भी बहुत सारे सवाल आए हैं। भारत डायनेमिक्स है, BEL को लेकर के आप देख सकते हैं 57.5 की पी है। बुक वैल्यू यहाँ पर शेयर की जो है वो करीब 22.3 की देखने को मिल रही है। BML में पी 71 पे पहुंच चुका है। HAL में 44.2 की पी देखने को मिल रही है, और बुक वैल्यू शेयर के मुकाबले देखें तो 434 के आसपास है। आपकी टिप्पणी सर डिफेंस कंपनियों को लेकर के, और ख़ास तौर से जो चुनिंदा शेयर जिस पर ज़्यादा सवाल आते हैं, जिसमें कि मझगांव डॉक हो गया, जिसमें कि हम BEL देखते हैं, लोग HAL पे बहुत सवाल पूछते हैं, और शिपिंग कॉरपोरेशन पे अपनी टिप्पणी थोड़ी सी और आप अगर विस्तृत कर सकें तो। जी देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन के बारे में मैं जिक्र कर रहा था। अभी भी 23 के प्राइस टू अर्निंग्स पर शिपिंग कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप कंपनी को देखिए, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, 30% तक के कंपनी के मार्जिन्स रहे हैं, और लगातार कंपनी के पास आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत अच्छी ऑर्डर बुक रहेगी। और अभी भी अगर आप जी शिपिंग को देखें, शिपिंग कॉर्पोरेशन को देखें, जी शिपिंग तो 7 की पी पर ट्रेड करने वाला स्टॉक है। अभी भी शिपिंग कॉर्पोरेशन का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना अच्छा नहीं, 8% का है, बट ये इंक्रीज होता हुआ आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। अच्छी ऑर्डर बुक आपको आने वाले समय में दिखेगी। तो ये मुझे लगता है शिपिंग कॉर्पोरेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप BEL को देखिए पहले भी स्टॉक डिस्कस हुआ है। आप देखिए 600 से 700 करोड़ का हर साल का कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। जबरदस्त ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, और ये चीजें कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट हो रही हैं। अगर जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं कि 7.5% के लगभग जो है मार्जिन होने चाहिए, उससे कहीं ज्यादा मार्जिन BEL के क्लॉक हो रहे हैं। 15% की YOY ग्रोथ टॉप लाइन में कंपनी एंटिसिपेट कर रही है। देखिए सर, ये सारी चीजें स्टॉक को मुझे याद पड़ता है सर 2022-21 से ये स्टॉक हम लोग 100 रुपए के भाव से डिस्कस कर रहे हैं, और अभी भी 308 रुपए को मुझे सस्ता ही दिखता है। मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ये कहीं ना कहीं 400 450 के भाव भी दिखाएगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आप चार्टिकली भी देखें तो बेस बहुत अच्छा बना हुआ है, कहीं ना कहीं 300 रुपए के 280-300 रुपए के आसपास BEL पे अच्छा बेस बना है। जब तक वो ना टूटे, अपनी पोजीशन नहीं काटे। सिमिलरली आप अगर आप दूसरे स्टॉक्स को भी देखें, अगर आप जो भी स्टॉक्स देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो भी कैपिटल गुड सेगमेंट में है, भले ही वो BEL हो, भले ही वो HAL हो या BHEL हो, दूसरे स्टॉक्स हो। देखिए सर, यहाँ पर क्या है, मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है। मार्केट एक्सपेंशन मींस ऑर्डर बुक बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए देखिए मार्जिन एक्सपेंशन आने वाले समय में दिखेंगे। और मार्केट पार्टिसिपेंट हमेशा उस कंपनी को रिवॉर्ड करता है, हाई प्राइस टू अर्निंग्स देता है, जहां उसको आने वाले समय में बड़ा मार्केट एक्सपेंशन दिखता है, मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिखते हैं, टॉप लाइन एक्सपैंड होते हुए दिखती है, और बहुत ज्यादा मार्जिन वेरिएंस नहीं दिखता है YOY बेसिस पर। तो इसलिए ये सारे स्टॉक्स जो है सर, देखिए अगर आप पोजिशनली हैं, आप HAL, BEL, BHEL वगैरह में, तो बिल्कुल बने रहिए अगर आपका 4 से 5 साल का नजरिया है। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हैं तो ये ध्यान रखिए, निफ्टी में कभी भी 80-85% के आसपास एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का लॉन्ग होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे सर, 50% पे भी आएंगे, ये सारे स्टॉक टूटेंगे भी। तो उस स्थिति में आप अगर उस अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग अलग लेके चल रहे हैं तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे, आप बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। ठीक सर, बहुत अच्छी, बहुत विस्तृत रूप से मुझे लगता है कि हमने पावर क्षेत्रों के बारे में आपने विस्तार पूर्वक इन तमाम कंपनियों के बारे में बातचीत की है, और साथ ही साथ पावर क्षेत्रों में और डिफेंस में दोनों में क्या रणनीति होनी चाहिए आपने जो बताया, बहुत अच्छा विश्लेषण रहा सर। और इस बीच 1350 के आसपास दर्शक अब हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग मनी 9 के परिवार को और विस्तार देते जाइए और नए रिकॉर्ड बनाते जाइए। इस बीच रोहित जी कह रहे हैं कि
मनी नाइन के सम्राट विपुल सर को नमस्कार सर। सर, मनी नाइन के असली सम्राट आप दर्शक हैं और ऐसे ही मनी नाइन को अपना प्रेम और स्नेह जो है वो बरकरार रखिए। कह रहे हैं टाटा टेली महाराष्ट्र में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट रहेंगे? इसको अभी बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। सर, तो आप कार्यक्रम में बने रहिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिल जाएगा। नीतू त्यागी जी कह रही हैं, हेलो विपुल सर, टाटा स्टील 108 पर लिया हुआ है, क्या सेल कर दें या होल्ड करें? आज सर मेटल शेयरों में 2 दिन से जो है काफ़ी अच्छी पिटाई हो रही है। अब टाटा स्टील, सेल, यहाँ क्या करना चाहिए? जिस तरीके की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, अभी 159 के आसपास चल रहा है और इन्होंने ले रखा है, नीतू जी ने ले रखा है 108 पे। तो प्रॉफिट में तो है ये, लेकिन दबाव जो है मेटल पैक में आज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या होगी? 4.5% नीचे टाटा स्टील। तो देखिए, आप एक बात मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहता हूं। देखिए, अब आप ये समझिए कि चाइना में जिस तरह का डिमांड है और यूएस में जिस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी है, उसमें आप देखिए कि मेटल ऑलरेडी चल गया है। क्योंकि हमेशा हमेशा कहा जाता है कि बाय ऑन मर्मर्स सेल ऑन न्यूज। तो देखिए, जिस तरह से एक बिल्डअप बना था टाटा स्टील वगैरह, आप देखें, मुझे याद पड़ता है 120 रुपए के आसपास का एक ब्रेकआउट इसके अंदर बना था। इसके बाद देखिए स्टॉक ने 180 रुपए के लेवल भी आपको टच कराए हैं और अभी आप देखें वीकली लेवल पे कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दिख रहा है। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, देखिए, ट्रम्प साहब दोबारा इलेक्शन की रेस में है और शायद जीत भी जाए। अगर ऐसा होता है तो आप बाजार के यूएस मार्केट के चॉपीनेस को बिल्कुल डिस्काउंट कीजिएगा। देखिए, उन्होंने अभी ताइवान को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया है कि जो है ताइवान को अपने दम पर रहना होगा। आप देखिए सेमीकंडक्टर्स में यूएस में किस तरह से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये चॉपीनेस इट विल रिमेन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम नाउ। ये मेटल में भी रहेगा क्योंकि ग्लोबल प्ले है। तो ट्रेड मत कीजिए मेटल में। अगर आप लंबे अवधि के लिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बॉटम लाइन, ट्रेड मत कीजिए मेटल्स में अब यहां से। अगर आप लंबी अवधि के लिए तो जरूर बने रहिए। 160 के आसपास बेस है टाटा मेटल्स का, जहां टाटा स्टील का, जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसक रहा है। तो कहां तक जा सकता है? गिर के 145 भी हो सकता है ये। तो यहां पर देखिए, अगर आप एग्जिट करना चाहें कर लीजिए। दोबारा एंट्री करेंगे तो फिर देखिएगा कहीं अगर ये 165 के ऊपर सस्टेन हो जाए, दोबारा खरीद लीजिएगा। बट अभी आप एग्जिट कर लीजिए, हो सकता है गिरगिरा के कहीं 145 के आसपास भी आ जाए। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई ऋतु सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रही हैं, हेलो सर, राधे राधे। आपको भी राधे राधे ऋतु जी। कह रही हैं, एचसीएल टेक 1560 की बाइंग है, ट्रेडिंग के लिए लिया है, क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म का टारगेट बताइए प्लीज़। चलिए, इतने दिनों बाद तो रैली यहाँ पर लौटी है इस हरियाली एचसीएल टेक में या फिर पूरे आईटी पैक में। 2-3 जो नतीजे आए हैं, उन्होंने कम से कम ये उम्मीद जताई है कि शायद अब जो बहुत बुरा वक्त देखने को मिल रहा था वो शायद अब आगे देखने को नहीं मिलेगा। क्या उम्मीदें आपकी आईटी पैक को लेकर के हैं? और इन्होंने जो है खरीदारी जो की हुई है, 1597 का रेट चल रहा है और इन्होंने 1560 पे लिया हुआ है, तो 30-35 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या टारगेट दिखाई दे रहे हैं सर आपको? जी, तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो जहां पर खराब न्यूज भी आ रही है, भले वो एलएनटी टेक्नोलॉजीज देखिए, तो इसके बाद स्टॉक चल रहा है क्योंकि बुरी न्यूज डिस्काउंट हो रही है। और जिस तरह के रिजल्ट्स इंफोसिस और टीसीएस ने दिए हैं, परसिस्टेंट सिस्टम ने दिए हैं। देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम कितना चला, हम लोग मुझे याद पड़ता है मई के लास्ट वीक से रिकमेंड कर रहा हूँ आईटी पैक्स को बाय करने के लिए। और एक 4800 का टारगेट आने के बाद देखिए किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि मोस्टली डिस्काउंटेड है न्यूज। एचसीएल टेक में भी वैसा डिस्काउंटिंग नहीं है न्यूज के अंदर। आप बने रहें। कहां स्टॉप लॉस रखें? 1470 के आसपास बेस मान के चलिए। स्टॉप लॉस नहीं है, बेस है। बेस का मतलब ये होगा कि अगर नीचे गिरेगा तो आप 1520, 1500 के आसपास ऐड कीजिएगा। आपको ये पर्टिकुलर ट्रेंड में कहीं ना कहीं 1800 तक जाता हुआ दिखाई देगा। चॉपीनेस रह सकती है, ये मान के चलिए, क्योंकि यूएस मार्केट में चॉपीनेस रहेगी। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बीएफएसआई सेगमेंट में यूएस में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि लिक्विडिटी भी कहीं ना कहीं बीएफएसआई, एनर्जी और रियल एस्टेट में यूएस में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑर्डर बुक अक्रॉस इंडियन आईटी पैक, बीएफएसआई सेगमेंट और इसके अलावा आईटी हाई टेक सेगमेंट में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मार्जिन फ्रैक्शन है, तो यहां पर एचसीएल टेक को फायदा होगा। 1800 तक के भाव खुलेंगे। 1400 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, 1500 रुपए के आसपास ऐड कीजिए। 1800 के टारगेट में रिपीट करो, बने रहिए। ये राय आपके लिए ऋतु जी निकल करके आती हुई। और हमारे साथ अब अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, लेकिन लोग आपको कितनी क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि आपके एक एक शब्द को, अब हमारे एक दर्शक ने टिप्पणी की है, सर चॉपीनेस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मतलब आप सोचिए लोग आपको कितनी क्लोजनेस के साथ
फॉलो कर रहे हैं कि आपके शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, वो भी टिप्पणियाँ यहाँ पर आ रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का कि आप लोग इतनी माइन्यूटली सबको सुनते हैं। शुभम जी हमारे साथ मौजूद हैं, शुभम धनखड़ जी, उनसे बातचीत करते हैं। शुभम जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं शुभम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। कोटा राजस्थान से। चलिए, आपके इलाके पर तो बहुत सारी फिल्में, वेब सीरीज भी आ गई हैं सर, बताइए क्या प्रश्न है हाँ आपका? सर। जी सर मेरे पास जो भी सर वैगन के शेयर हैं 656 के भाव पर। 656 के भाव पर लिए हुए हैं आपने। तो जब 700 के ऊपर गया तो निकलने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं सर, मैंने अभी 2-3 दिन पहले लिया। जी 2-3 दिन पहले लिया है सर। अच्छा, 2-3 दिन पहले लिया आपने। चलिए ठीक है, जब नीचे गिर रहा था तब आपने लिया। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर साल भर साल भर होल्ड कर सकते हैं। चलिए, रेलवे पे शायद बात थोड़ी सी हम लोगों की डिटेल में नहीं हो पाई, खासतौर से बजट के पहले, क्योंकि एक और ऐसा क्षेत्र है जो कि बजट के पहले आपके रडार पे, बहुत लोगों के रडार पे रहा। बहुत लोगों ने पैसे बनाए भी और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ऊपरी लेवल पे फंसे भी हुए हैं। अब जुपिटर वैगन की ही अगर बात करें तो काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। एक साल के अंदर 250% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला, और पिछले 6 महीने की बात करें तो करीब 57-58% की रैली रही। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पर ऊपरी स्तरों से थोड़ा थकता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। करीब 7-8% का करेक्शन से ज़्यादा एक महीने में आ चुका है। सर, जुपिटर वैगन पे आपकी राय, और साथ ही साथ रेलवे को लेकर के जो एक बेतहाशा एक तरफा रैली देखने को मिल रही थी, ये मान के चलें कि वैसी रैली देखने को नहीं मिलेगी, और जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, आप ये समझिए कि पहले मैं जुपिटर वैगन को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ऑपरेशनली कंपनी का अक्रॉस अगर आप देखें, रेलवे एंसिलरी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप Q4 को देखें तो 57% हमें टोटल इनकम में इंक्रीज देखने को मिली। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू करीब 36 लाख करोड़, अच्छा अब लगभग अच्छा खासा जो है रेवेन्यू, करीब 33 लाख करोड़ का रेवेन्यू लास्ट ईयर में क्लॉक किया कंपनी ने। और अभी भी देखिए तो मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं मानना है कि आने वाले समय में ईएलसीवी का जो बेसिकली इनका बिजनेस है उसमें अच्छी ग्रोथ रहेगी, ब्रेक सिस्टम ब्रेकिंग बिजनेस में अच्छी ग्रोथ रहेगी, और फाइनेंशियल ईयर 25 में भी सिमिलर मार्जिन क्लॉक होंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए सर, बने रहिए। अगर आपने साल भर का नजरिया बोला तो उस नजरिए को बोल करके मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल सर जुपिटर वैगन में बने रहिए, अगर आपका साल भर का नजरिया है। चार्ट क्या बोलता है? चार्ट कहता है कि अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हैं तो 580 के नीचे आप पोजीशन काटिएगा, 580 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 626 का भाव है। अभी भी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट अगर सस्टेन होता है 580, तो आपको 850 तक के भाव ऊपर की तरफ बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो ये तो बिल्कुल आप मान करके चले, इसके अंदर बना हुआ ये बिल्कुल व्यू है। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में अगर आपका साल भर का व्यू है तो बिल्कुल भी इसको मत काटिएगा। और अदरवाइज अगर आप वैसे भी आप रेलवे के अंदर देखें तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया, अब थोड़ा महंगे हो गए हैं शेयर्स। आने वाले सारे फ्यूचर कैश फ्लोज 1 से 2 साल के रेलवेज डिफेंस में डिस्काउंटेड हैं। तो देखिए, चॉपीनेस में शब्द क्यों यूज करता हूं, 2-3 तरह की मार्केट होती है। एक होती है अप ट्रेंडिंग, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। एक होती है डाउन ट्रेंडिंग, जो नीचे की तरफ जा रहा है। एक होती है चॉपी मतलब ट्रेंड समझ में नहीं आता है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ये तभी होता है जब मार्केट इक्विलिब्रियम बनता है, मीन इस मार्केट के पार्टिसिपेंट समझ नहीं पाते कि मुझे बेचने वाले भी उतने ही हैं जितने खरीदने वाले हैं। तो क्या है, कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है, तो वो चॉपीनेस कई बार ऐसी बनती है। तो देखिए यहां पर क्या है, आप बने रहिए सर, 580 के पास स्टॉप लॉस लगा करके, उसके नीचे कभी वीकली क्लोज हो तभी काटिएगा। साल भर का नजरिया रखेंगे तो 800 तक के भाव आपको जुपिटर वैगन में खुलते हुए दिखाई देंगे। साल भर के नज़रिए पे 800 तक के टारगेट आपको देखते हुए दिखाई देंगे, ये आपके लिए राय है। शर्मी जोशी जी की टिप्पणी आई हुई है। करें मनी 9 के सुपरस्टार विपुल सर को नमस्ते। आपको सबसे पहले नमस्ते, और मनी 9 के अगर कोई स्टार है तो वो हमारे दर्शक हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं बहुत हेल्प मिल रही है सबको आपके शो से, थैंक यू सो मच सर। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर इन्होंने लिए रखे हैं, 600 शेयर हैं 118 के भाव पर। शेयर कोशिश ये कीजिए, अगर आप बहुत बड़ी अच्छे ट्रेडर नहीं हैं तो ऐसे शेयरों पे निवेश करें जहां पर अच्छे वॉल्यूम हो, जहां पर जिसके बारे में आसानी से हम ट्रैक कर सकें उसे। अब ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कुछ ट्रैक करते हैं कि नहीं शरद जी, मुझे पता नहीं उनसे, लेकिन पूछते हैं। सर, TRACXN टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर इनका प्रश्न है। 118 पे लिए हैं, 93 का भाव है, तो 25-30 रुपये का इनको नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अगर आपके पास चार्ट अवेलेबल हो या अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे।
जी, तो देखिए मैं ट्रैक तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चार्टिकली बता सकता हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं लगभग जी। जनवरी के बाद से। तो आप ये समझिए कि एक नेगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट बना हुआ है निफ्टी के साथ। तो ये गलत होता है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ चल रहा है हायर हाई हाई लो बना के, स्टॉक को भी लंबे चार्ट्स पे हायर हाई हाई लो बनाना चाहिए। बट स्टॉक वैसा कर नहीं रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटली कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। जी। अगर ये कहीं ना कहीं 100 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तभी मैं इसके अंदर बुलिश बुलिश व्यू एनालाइज करूंगा। तब तक इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि बुलिशनेस है। जब तक 100 रुपए के ऊपर चलना ना शुरू करे तब तक आप इस पर बुलिशनेस एंटिसिपेट मत करिएगा। ठीक। चलिए सूरज जी के बाद सूरज जी से का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर और सरज सर को राम राम। आपको भी राम राम सर। कह रहे हैं मेरे पास जी शिपिंग 1448 रुपये के प्रभाव पर ले रखे हैं, 200 शेयर हैं। मुझे एग्जिट होल्ड या एवरेज करना चाहिए सर? शेयर गिर रहा है, मैं टेंशन में हूँ, प्लीज़ बताइए सर। बाजार में आए हैं तो टेंशन की क्या बात है, सही समय पर लीजिए, थोड़ा सा लंबी अवधि का नज़रिया रखिए, बाकी कामकाज खेलना कूदना सब कुछ करते रहिए, बाकी छोड़ दीजिए सर, इतनी टेंशन मत लिया कीजिए। चलिए जी शिपिंग के ऊपर आपका सवाल है, सवाल लेते हैं आपका। अभी 1317 के भाव पर चल रहा है और आपने 1448 रुपये पे लिया हुआ है। 100 रुपये का नुकसान आपको हुआ है, थोड़ा आपने ऊपर ज़रूर खरीदा है और चूंकि उस पूरे क्षेत्र में गिरावट है तो निश्चित रूप से आपके शेयर में भी दबाव देखने को मिल रहा है। सर नज़रिया इन्होंने हमको बताया नहीं है, लेकिन एवरेज करूं या नहीं करूं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये थोड़े परेशान हैं और बिल्कुल पीक के आसपास जा कर के इन्होंने ख़रीदा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत लेट एंट्री जिन्होंने ली है, उनके लिए क्या सजेशन रहेगी आपके? देखिए सर, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है कंपनी का, और शायद थोड़ी देर पहले मैंने इस कंपनी का जिक्र भी किया था। अभी बिल्कुल। भी काफी सस्ता स्टॉक है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ लगभग 8 के प्राइस टू अर्निंग्स पर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% का है, जो बेहतरीन है। 2% 2.25% का डिविडेंड यील्ड है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 एक साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ का कैगर है वो करीब 200% का है। देखिए सर, इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी काम होना बाकी है। मुझे लगता है लंबे लंबे नजरिए के हिसाब से स्टॉक के अंदर बने रहिए। आपको ज्यादा फायदा तब होगा जब आप थोड़ा लंबा नजरिया इसके अंदर रखेंगे। देखिए 1300 का भाव है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक ब्रेकआउट आया था ये करीब 1300 के भाव के आसपास ही आया था। इसको तोड़ेगा तो हो सकता है आपको नीचे 1200 1215 1220 तक भी देखने को मिल जाए। लेकिन लंबे नजरिए का ट्रेंड इंटैक्ट है। आप अगर नीचे गिरावट हो तो खरीदें। कहां तक खरीदें? देखिए बेस है 1150 के आसपास रखे, तो 1200 पर भी खरीदें, 1150 पर भी खरीदें। वही 1150 के आसपास का बेस है। जैसे ही बाजार थोड़ा सस्टेन करेगा दोबारा आपको 1550 ऊपर की तरफ 1800 तक के भाव खुलते हुए इसमें आपको दिखाई देंगे। बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है कंपनी की, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी ऑर्डर बुक में एक बार ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। कंपनी ने ऑलरेडी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट 2600 करोड़ का दिया है, और बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया है। और आने वाले समय में भी कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन मार्जिन्स में बना रहेगा। तो बिल्कुल सर, बने रहने की सलाह है। नए इन्वेस्टर्स भी डिप्स पे बाय कर सकते हैं।